जय हिंद डियर्स। आज हम लोग जो है 16 चैप्टर का जो बचा हुआ सवाल है, मैंने 1 से लेकर के 8 तक का इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। और जो है इस चैप्टर में क्या फार्मूला लगने वाला है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने उसके पिछले वीडियो में बता दिया था। 2 वीडियो इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। वो दोनों अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लो, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझ लो। 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर सवाल तक को पहले अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख लो, वो आपको खूब अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि आगे 9 से 12 तक का जो सवाल है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। नॉर्मली जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। तो वो 8 अगर आपको बनाने में कहीं दिक्कत हो रही है, वो 8 में अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे इधर भी समझने में आपको दिक्कत होगा। तो वो पहले अच्छे से आपको समझ लेनी है, ठीक है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में आगे हम अभी जो है 9 नंबर से 12 नंबर तक के सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो है शंकु जानते हो क्या होता है, कोण क्या होता है। इसका ऊपर वाला एरिया जो है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है ना, ट्राइंगुलर है। और नीचे वाला जो है वो स्फीयर है, गोल है ना। तो गोल वाला एरिया, गोल वाला जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल अलग निकलता है, और जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट है, त्रिभुजाकार वाला क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल अलग होता है। जो कर्व वाला एरिया है उसके क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जो त्रिभुजाकार हिस्सा है, ट्रायंगुलर शेप है ऊपर वाला, त्रिकोण वाला है, उसे कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हिंदी में हम उसे कहते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल। उसे क्या कहते हैं, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, या फिर हिंदी में उसे वक्र तल का भी क्षेत्रफल कहा जाता है। जबकि नीचे वाला जो एरिया होता है, गोल वाला जो एरिया है, उसे हम कहते हैं आधार का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं बेस सरफेस एरिया। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं आपको, क्लियर। तो आगे 9 नंबर सवाल में देखो क्या कह रहे हैं। बुक लेके बैठे हो ना, आपको पता है जब भी सवाल बनाना होता है मैथ तो बुक और कॉपी लेके बैठते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। 9 नंबर सवाल, बुक पे ध्यान दो। लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्तर से एक पात्र तैयार करने में 75.3/7 75 होल 3/7 वर्ग मीटर लोहे के पत्तर लगा है। यहाँ पे एक बात पे गौर करो, 75.3/7 लिखा हुआ है, 75 होल 3/7, उसके बगल में वर्ग मीटर लिखा हुआ है, स्क्वायर मीटर। आपको खूब अच्छे से पता है कि घन मीटर, क्यूबिक मीटर जो होता है वो आयतन के लिए यूज़ होता है। हम क्यूब किसके लिए यूज करते हैं, आयतन के लिए। और वर्ग, स्क्वायर जो वर्ड यूज़ होता है वो एरिया के लिए यूज़ होता है, क्षेत्रफल के लिए। वर्ग मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसमें पूछ रहा है, यानी कि हमें क्षेत्रफल दे दिया है। यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर हो तो हमें स्लैंट हाइट दे दिया है 5 मीटर। पात्र में कितनी वायु है, उसमें हवा कितना है। तो जो है किसी भी चीज़ के अंदर में, कोई डब्बा है, कोई चीज़ है, उसके अंदर का बात करेंगे, उसमें कितना सामान अटता है, कितना रखा हुआ है। तो उसके लिए हम आयतन निकालते हैं। क्या चीज़ निकालते हैं, आयतन। जैसे कोई डब्बा है, ठीक ना, डब्बे के अंदर में चीनी कितना है, तो क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे। कोई बाल्टी है, कोई ड्राम है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो अगर पूछा जाए कि ड्राम में पानी कितना है तो क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे। उसी तरह बैलून के अंदर में हवा भरा हुआ है, तो पूछा जाए कि बैलून में कितना हवा है तो आप क्या निकालोगे, आयतन। ठीक उसी तरह से यहाँ हमसे पूछा जा रहा है हवा कितना है। इस जो है, जो पात्र है, जो बर्तन है शंकु के शेप्ड का, उसके अंदर वायु कितना है, हवा कितना है, एयर पूछ रहा है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम निकालने वाले हैं, आयतन निकालने वाले हैं, ठीक है। पात्र की ऊंचाई कितनी है, बहुत इजीली निकल जाएगा। और भी इसमें सवाल है, पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के बनाते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पात्र का क्षेत्रफल दिया है, और ये जो 75.3/7 वर्ग मीटर लोहा का है ना, तो लोहा का तो ये होल सरफेस एरिया दिया हुआ है। 75 होल 3/7 जो ये है, ये होल सरफेस एरिया है, समग्र तल का क्षेत्रफल है, पूरा लोहा से बना हुआ है। तो पूरा का पूरा है तो पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा को क्या बोलते हैं, समग्र। समग्र माने पूरा। तो हमको लोहे का पात्र का समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे, 9 नंबर सवाल है ये, लिखोगे पात्र का
पात्र का समग्र तल का, पात्र का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, बोया दिया हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, लिखोगे होल सरफेस एरिया ऑफ द बोया, या जो इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है देखो वो वर्ड वहाँ पे यूज कर लोगे, होल सरफेस एरिया ऑफ द डैश, ऐसा लिख लो। इसका हमको वैल्यू दिया है 75.3/7, ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जिधर मैंने ये सेंटेंस लिखा है पात्र का समग्र तल का क्षेत्रफल, ये जिधर सेंटेंस है इधर हम और का साइन देंगे, ये और का साइन है, इसके बाद इधर फार्मूला बैठाएंगे, समग्र तल का क्षेत्रफल होल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या है लिखो तो, कमेंट में लिखो तो, होल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये लिख करके इसका फार्मूला लिखो, पूरा सेंटेंस टाइप करो और लिखो। पाई के लिए पी लिखोगे कमेंट में, और ज़रा बताओ तो इसका क्या लिखने वाला है, लिखे कमेंट में। लिख नहीं रहे हो, लिखते नहीं हो, कमेंट में लिखो तब ना पता चलेगा आपको, पता चल रहा है, याद है आपको फार्मूला, बताओ। तो इसका फार्मूला होगा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ठीक है, अगर नहीं याद था, भूल गए हो तो अभी देख के कमेंट में लिखो ताकि याद हो जाए आपको। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल इक्वल टू, इसका पूर्णांक हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे आपको पता है, 7 से 75 में गुना करेंगे, 7 से 75 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो 75 में 7 का गुणा करते हैं हम साइड में, 75 × 7। ठीक है, आप लोग भी रफ में साइड में करो, 7 × 5 = 35, हाथ में 3, 7 × 7 = 49, 3 = 52, 525 आएगा। फिर 3 इसमें जोड़ देंगे, 525 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 528। ठीक है, 75 में 7 का गुना करेंगे तो 525 आएगा, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे और जितना आया ऊपर लिख देंगे 528, और नीचे जो है 7 वही लिखेंगे। समझ गए, और का साइन देंगे। पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 होता है, इंटू आर का मान नहीं दिया हुआ है तो आर के जगह पे आर रहने देते हैं, ब्रैकेट आर प्लस एल दिया हुआ है। एल तिर्यक ऊंचाई 5 है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है सवाल में 5, स्लैंट हाइट 5 है। ठीक है, तो पाई के जगह पे 22/7 गुने आर के जगह पे आर उतार दिए, क्योंकि आर रेडियस यानी कि अर्ध व्यास नहीं पता है हमें, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला भी आर उतर जाएगा, प्लस एल के जगह पे 5 लिख दिए, 5 दिया हुआ है। एल मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट, इसको उतार देते हैं 528/7, फिर और का साइन देंगे, ये 22/7 को हम उधर भेज देंगे, 22/7 उधर चल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर ब्रैकेट आर प्लस 5, जो बच गया सो उतार दिए, एक ठो आर बाहर है और फिर ब्रैकेट के अंदर में है आर प्लस 5 इक्वल टू, इसको लिखते हैं 528/7 गुना, ये देखो 22/7 इस तरफ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। 22/7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7/22। अब काटेंगे, ठीक है, देख पा रहे हो कि 7 से 7 कट जाएगा हमारा, 7 से 7 कटा, 22 और 528, 11 का पाड़ा में कट सकता है और 2 से भी कट सकता है। 11 से कटेगा क्या, पहले 2 से काट लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 11 बार में 22 कटेगा, 2 से 528 कितना बार में कटेगा, यहाँ चाहो तो भागा दे के काट सकते हो रफ में, 2 से ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्ट, 2 दूना 4, 1 2 छक 12, 2 चौके 8, 264 बार में 264 टाइम में 528 कट जाएगा। फिर 11 से कटेगा क्या, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 264, 2 से काटेंगे 528 को तो 264 आएगा, फिर उसको 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे 264 को तो कितना आएगा, 11 दूना 22, 4, 11 से 44, 24 आने वाला है। इधर देखो क्या करेंगे, बाहर वाला r से हम भीतर गुना करेंगे, तो r से r में गुना करेंगे तो r स्क्वायर प्लस, फिर r से 5 में करेंगे तो 5r, ठीक है, इक्वल टू कितना बच गया, 24, फिर r स्क्वायर प्लस 5r
ये 24 को हम इधर ले आएंगे, 24 बराबर के उस तरफ है, इधर ले आएंगे। तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस, इक्वल टू किस तरफ आएगा माइनस। 24 को हम इधर ले आए, बराबर के उस तरफ 24 था, इधर आ गया, बराबर के उस तरफ अब क्या बचा, 24 था वो इधर आ गया, तो उधर कुछ नहीं बचा, तो उधर हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 5r माइनस 24 है, तो ये मिडिल्टन फैक्टर होगा, जो क्लास 8 में भी आप लोग सीखे हुए हो और 9 में भी था और 10 में भी 1.2 चैप्टर में हम लोग किए हुए हैं मिडिल्टन फैक्टर। तो यहाँ मिडिल्टन फैक्टर होगा, मतलब 24 को तोड़ करके 5 लाना है, 24 को तोड़ के 5 लाना है। तो 24 को तोड़ते हैं, एलसीएम निकालेंगे 24 का, 2 से ऐसे तोड़ेंगे लंबा, 2 से 24 को तोड़ेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से लेके जाएंगे 3, ऐसे। अब 3 से जाएगा, 3 1 कम 3। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका जोड़ा बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, इसका 2 ठो जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो हम एक ठो 2 वाला जोड़ा बनाते रहे, 2 का सारा, तो सारा 2 का जोड़ा बनेगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, और ये 3 को अलग रहने देते हैं। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5, और 8 में 3 का गुना करेंगे इनटू, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो मिडिल्टन फैक्टर का यही नियम है ना कि दोनों को गुना करके ये नंबर आना चाहिए लास्ट वाला, और दोनों को प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो चलो अब आगे करते हैं, आर स्क्वायर प्लस 5 के जगह पे 5 नहीं लिखेंगे, है ना, मिडिल्टन फैक्टर में। अब क्या लिखेंगे हम, 8 माइनस 3 लिखेंगे, 8 माइनस 3, मतलब ये हमने 5 लिखा है, ठीक है। और ये जो 5 के साथ आर था ये कहाँ लिखाएगा, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस 24 आगे उतार देंगे, इक्वल टू 0, जैसे था आगे उतर गया। आगे अब इसको फिर से आगे प्रोसेस, आर स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो एक बार 8 के साथ ये वाला आर उतर जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर में आर है, एक बार 8 के साथ उतरेगा और फिर एक बार माइनस 3 के साथ उतरेगा आर, तो 8 आर हो जाएगा, गुना करेंगे 8 आर, फिर माइनस 3 आर, दोनों के साथ आर उतर गया, फिर आगे माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 का ग्रुप बनाएंगे, ये पहला ग्रुप हो गया हमारा और ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। आर स्क्वायर प्लस 8r ये पहला ग्रुप है। इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, दोनों के पास क्या है, यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ 8r, इसके पास भी r है, दोनों के पास r है, तो r कॉमन लेंगे हम, r कॉमन लिए, यहाँ पे आर स्क्वायर है मतलब 2 गो r है, 2 गो में से एक ठो r चला गया, इसका मतलब 1 गो r बचा हुआ है, तो यहाँ बचा 1 r प्लस यहाँ 8r था, इसमें से r चला गया तो क्या बच गया 8 माइनस, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे 3r है और 24 है, तो 3r और 24 में क्या कॉमन जा रहा है, 3, दोनों को 3 से भागा दे सकते हैं, तो यहाँ पे 3 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन ले लिए, तो 3 चला गया तो बचा क्या r, यहाँ पे 3r था, 3r में से 3 चला गया तो क्या बचा r। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। 3 का टेबल में 24 कितना टाइम में आएगा, कितना बार में आएगा, 3 का पारा में 24 8 बार में, इक्वल टू 0। तो देखो मिडिल्टन फैक्टर में क्या होता था, हमारा ब्रैकेट का दोनों आंसर मिल जाता था, तो यहाँ भी r+8 यहाँ भी r+8 दोनों मिल गया, तो मतलब हमारा सही है। तो ब्रैकेट वाला पहले लिखेंगे हम, r+8, 2 बार लिखा हुआ है ना, r+8 2 जगह पे है, तो क्या हम दोनों बार लिखेंगे, नहीं हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हमने जो कॉमन लिया था r और यहाँ पे जो कॉमन लिए थे -3, इसको लिखेंगे r-3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, अब आइदर और, क्या करेंगे हम आइदर और, तो आइदर और हम यहाँ पे साइड में नीचे ना करके, तुम लोग नीचे करोगे, कॉपी में नीचे ही लिखोगे, हम यहाँ पे साइड में कर रहे हैं, तुम लोग नीचे लिखना। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आइदर और, EITHER, तो आइदर हमारा क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा r+8
इक्वल टू 0। तो r प्लस 8 इक्वल टू 0, इसलिए r बराबर हो जाएगा -8। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा r-3 इक्वल टू 0। तो r-3 इक्वल टू 0, इसलिए r बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा r का 2 गो वैल्यू निकला। एक r का वैल्यू आया -8 और एक ठो r का वैल्यू आया 3। ठीक है, ये इसको हटा दोगे, ये अलग है। अब देखो, एक ठो r का वैल्यू है -8, एक ठो r का वैल्यू है 3। तो r का मतलब क्या होता है, रेडियस, अर्धव्यास। ठीक ना, और अर्धव्यास भी एक तरह का क्या है, अर्धव्यास भी एक तरह का लंबाई है ना। अर्धव्यास भी एक तरह का क्या है, लंबाई है। तो चाहे रेडियस हो, चाहे स्लैंट हाइट हो, तिर्यक ऊंचाई, चाहे हाइट हो, ऊंचाई, चाहे चौड़ाई हो, कुछ भी हो, ये सब एक्चुअल में एक तरह का लंबाई है, किसी न किसी चीज़ की लंबाई है, बस इसका नाम अलग अलग है। तो ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, कभी भी किसी चीज़ का लंबाई माइनस में नहीं होता है, किसी भी चीज़ का लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो अर्धव्यास भी एक तरह का लंबाई है और ये भी माइनस में कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह स्लैंट हाइट, ये सब भी कभी माइनस में नहीं होता है। एच का वैल्यू, एल का वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू हम -8 नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में होता ही नहीं है। तो हम आर का वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो नीचे यहाँ पे लिख दोगे, इसलिए अर्धव्यास हेंस रेडियस इक्वल टू, इसलिए अर्धव्यास बराबर 3 मीटर, हेंस रेडियस इक्वल टू 3 मीटर। अभी सवाल बना नहीं है, अभी सवाल बनाना बाकी है। ठीक है, ये हमारा r का वैल्यू आया है 3। इसको उतार लो, मैं इसको मिटा दूंगा, इसके बाद आगे का प्रोसेसिंग करेंगे, सवाल का आगे बनाएंगे, तुम लोग नीचे बनाओगे कॉपी में। तो 9 नंबर सवाल में देखो, हमको शुरू में इसमें 2 पैरा है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो इसमें हमको पहला सवाल पूछा था पात्र में कितना वायु है, यानी कि आयतन निकालेंगे। उसके बाद ही लिखा हुआ पात्र की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है, बोया का हाइट पूछा हमसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं। हम देखो सवाल में सॉल्व करके r का वैल्यू निकाल चुके हैं और l का वैल्यू हमको दिया हुआ है। सवाल में l यानी कि स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है और r इक्वल टू 3 मीटर हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं। अब हम लोग h निकालेंगे, देखो कैसे। देखो h का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये h का फार्मूला होगा। तो l का वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस r का वैल्यू है 3 स्क्वायर, रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 जाएगा 16, रूट ओवर, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो ये हो गया 4 मीटर। तो हमको h इक्वल टू 4 मीटर पता चल गया। अब हमसे पूछा है कि बोया में एयर कितना है, पात्र में वायु कितना है। तो हम लिखेंगे पात्र में वायु की मात्रा बराबर अमाउंट ऑफ, या क्वांटिटी ऑफ नहीं, अमाउंट ऑफ ही लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर इन द बोया। हिंदी में लिखेंगे हम पात्र में वायु की मात्रा, पात्र में वायु की मात्रा बराबर अमाउंट ऑफ एयर। और यहाँ पे हम आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि किसी भी चीज़ के अंदर में कुछ भरा हुआ है, तो अगर पूछेगा वो कितना मात्रा में है, उसकी क्वांटिटी कितना है, तो आप हमेशा वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे। ठीक है, चाहे बाल्टी में पानी हो, ड्राम के अंदर पानी हो, बलून के अंदर हवा हो, या किसी कमरा के अंदर में, रूम के अंदर में हवा भरा हुआ है, तो भी आप क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r हमारा कितना है 3 मीटर। तो स्क्वायर है तो 3 2 बार लिखाएगा, 3 गुने 3 गुने h मतलब हाइट, ऊंचाई अभी अभी हम लोगों ने निकाला 4 मीटर है, तो यहाँ पे h बैठा देंगे 4।
ठीक है, सारा वैल्यू बैठा दिए। अब 3 से 3 कट जाएगा और 7 से कोई नहीं कटने वाला है, तो हम गुना कर देंगे। पहले हम 4 का 3 में गुना कर सकते हैं, तो 4 तिया हो जाएगा 12, फिर 12 से गुना करेंगे 22 में, तो 12 का गुना करते हैं 22 में, कितना आएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, गुना का साइन, फिर 2 2 गुना करोगे आप लोग 4 4 2 6 2 264 264, तो आ गया 264 और नीचे आ गया 7। ठीक है, आप लोग का गुना करके भी इतना ही आएगा। अब 7 हमको आया हुआ है 264/7, 264/7, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके इसको पूर्णांक में बदलेंगे, होल में 7 से भागा करेंगे। 7 से किसको भागा करेंगे, 264 को, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ भागा इसी जगह पे, 7 से भागा करेंगे 264 को, तो 7 से 24 3 बार में जाएगा, 7 तिया 21, 7 3 जा 21, 26 में 21 जाएगा, 5 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 4, फिर 7 7 49, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 7 बार में 49, 54 में 49 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे कैसे, आपको पता है, जो भागा दे के आया है 37 उसको पहले लिखेंगे हम लोग, 37 लिख दिए। अब फिर यहीं से बटा खींचेंगे इसके सामने, जो नीचे बच गया था हमारा 5, इसको लिखेंगे बटा के ऊपर में, और नीचे क्या था, नीचे 7 था, यही लिखेंगे, और ये आयतन होगा तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर निकल गया, पात्र में वायु की मात्रा। देखो समझ में आया। 9 नंबर में देखो आगे सवाल और उसमें पूछ रहा है, उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर 2.80 रुपया के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा। तो हमें पूरा जो है उसमें कलर करना है, रंग करना है, खर्चा कितना आएगा। तो देखो दिया हुआ है, पात्र के चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर किस में लगता है, क्षेत्रफल में लगता है, ठीक ना। और हमको पूरा उसको रंग करना है, आधा रंग करने के तो नहीं छोड़ना है, तो पूरा रंग करेंगे तो समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक ना। पूरा रंग करना है तो क्या करना है हमको, समग्र तल का क्षेत्रफल। और समग्र तल का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है सवाल में ही, जो 75 होल 3/7 75.3/7 है, वही होल सरफेस एरिया है, वही समग्र तल का क्षेत्रफल है। तो उसके साथ हम गुना करके निकाल सकते हैं। लिखोगे पात्र को रंग करने में, पात्र को रंग करने में खर्च बराबर कॉस्ट इन पेंटिंग द बोया, ठीक है, कॉस्ट इन पेंटिंग द बोया या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इतना लिखने से हो जाएगा। तो हमको किस में गुना करेंगे हम, 75.3/7 इसके साथ गुना करेंगे, किसका, 2.80 है ना। इतना ही पैसा लग रहा है ना, 1 वर्ग मीटर का खर्चा आ रहा है 2.80, तो पूरा एरिया के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल खर्चा पता चल जाएगा। देखो इसके पहले हम लोग ऊपर में, कॉपी में ऊपर में देखोगे 75.3/7 को तोड़ चुके हैं, इसको हम लोग सॉल्व किए थे, इसका पूर्णांक हटाए थे, तो कितना आया था, 528/7 आया था, है ना। और यहाँ पे 2.80 है, तो इसका दशमलव हटाएंगे, तो इसको बिना दशमलव का लिखेंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, नीचे बटा खींचेंगे, दशमलव के लिए कितना लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद इधर यहाँ पे 2 नंबर है ना, 8 और 0, तो यहाँ पे 2 0 बैठाएंगे। 3 नंबर रहता तो 3 0 बैठाते, तो इस तरह से पॉइंट इसका हटा दिए हम लोगों ने। अब इसको काटेंगे, 7 का पहाड़ा में पहले 1 0 1 0 काट देते हैं, फिर 7 के पहाड़ा में 28 आएगा 4 बार में, 7 चौक 28। अब हम लोग नहीं काटेंगे, 10 को रहने दो, अब 4 से गुना कर दो 528 को, 528 को गुना करो 4 से, 4 8 32 का 2 हाथ में 3, 4 दूना 8, 3 11 का 1 हाथ में 1, 4 5 20 1 21, तो आ गया 2 1 1 2, 2 1 1 2, नीचे 10। ये रुपया हमारा खर्च है तो ये रुपया में आएगा।
अब देखो 2 1 1 2, हमारे पास 1 0 है नीचे, तो 1 नंबर के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे, 1 नंबर के बाद दशमलव बैठा दिए। और अगर चाहो तो यहाँ 2 के पीछे 0 बैठा सकते हो, पॉइंट के बाद 0 बैठाया जा सकता है। नहीं भी बैठाओगे तो चलेगा, बैठा दोगे तो भी चलेगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 के बाद 0 बैठा सकते हो। तो इसका मतलब हुआ 211 रुपया 20 पैसा खर्चा आने वाला है। ये 9 नंबर सवाल पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। लंबवृत्ताकार शंकु आकृति के तंबू में, तंबू जो होता है टेंट, वो कौन शेप्ड में होता है? तंबू शंकु के जैसा होता है, जैसा शंकु देखने में होता है वैसा ही तंबू भी होता है, देख सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति, उसमें जो है 11 व्यक्ति रह सकता है। टेंट के अंदर में कितना व्यक्ति का रहने का जगह है? 11। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लग जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को मतलब एक व्यक्ति को कितना जगह जरूरत पड़ता है? 4 वर्ग मीटर, ठीक है। एवं 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ती है एक व्यक्ति को जगह कितना चाहिए? 4 वर्ग मीटर, और एक व्यक्ति को हवा कितना चाहिए? 20 घन मीटर, ठीक है। कुल 11 लोगों के लिए निर्मित तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें तंबू की हाइट पूछा जा रहा है। देखो कैसे निकालेंगे। देखो जो शंकु या तंबू जो होता है उसका ऊपर वाला, हम बताए वीडियो के शुरू में ही बताए, ऊपर वाला जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये जो त्रिभुजाकार एरिया है, ट्रायंगुलर शेप्ड वाला है, इसको पार्श्व तल या वक्र तल कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक ना। तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल कहलाएगा पार्श्व तल या वक्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है। और नीचे गोल वाला, शंकु का नीचे का हिस्सा गोल होता है, गोल वाले हिस्से को हम कहते हैं आधार का क्षेत्रफल, ठीक ना, बेस एरिया। तो जो आदमी होगा वो ऊपर टंगा हुआ होगा कि नीचे ज़मीन पे बैठा होगा? नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ होगा ना, तो आदमी यहाँ नीचे बैठा होगा, ठीक ना, नीचे। और एक व्यक्ति को कितना जगह लग रहा है? एक व्यक्ति को लगता है, एक व्यक्ति को कितना जगह लग रहा है? 4 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर एक व्यक्ति को लगता है। और जो मीटर स्क्वायर है ये क्षेत्रफल है। मीटर स्क्वायर हमेशा, वर्ग मीटर, वर्ग जो होता है वो हमेशा क्षेत्रफल के साथ लगता है, अभी बताए हम। और जो घन है, क्यूबिक, वो हमेशा वॉल्यूम में लगता है, आयतन में लगता है, ठीक ना। वर्ग मीटर लगा हुआ है यानी कि क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो एक व्यक्ति को कितना लग रहा है? 4 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, 4 वर्ग मीटर जगह लगता है। तो 11 व्यक्ति को कितना लगेगा? टोटल टेंट के अंदर 11 व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति को 4 मीटर लगता है, तो 11 व्यक्ति को कितना लगेगा? तो 11 से गुना कर देंगे। जैसे एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है, तो 5 व्यक्ति के पास कितना रुपया हो गया? तो 5 से गुना कर देंगे, 50। पैसा ठीक से हिसाब हो जाता है। तो ये देखो 11 व्यक्ति में कितना हो गया? 11 गुने 4 यानी कि 44 मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्षेत्रफल है, ठीक है। तो टोटल 11 व्यक्ति को कितना जगह लग रहा है? 44। एक व्यक्ति को लगता है 4, लिखा हुआ है ना सवाल में कि ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर का जगह लग रहा है। तो 11 व्यक्ति को लगेगा टोटल 44। और ये 11 का 11 व्यक्ति कहाँ होगा? यहाँ पे टंगा हुआ होगा हवा में? नहीं, यहाँ पे ज़मीन पे बैठा होगा, ये वाला, इस वाले हिस्से पर। तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? आधार का क्षेत्रफल। यानी कि आधार का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर बोला है एक व्यक्ति को, उसमें आगे बोलता है कि एक व्यक्ति को हवा कितना चाहिए? तो हवा चाहिए 20 घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब, ठीक है, 20 घन मीटर, ठीक है, 20 मीटर क्यूब। तो ये घन इसमें लगा है, मतलब आयतन की बात हो रही है, घन लगा हुआ मतलब आयतन की बात। तो एक व्यक्ति को चाहिए 20 घन मीटर हवा, तो टोटल कितना है? 11 व्यक्ति हैं, तो 11 व्यक्ति को कितना हवा लगेगा? तो सिंपली 11 से गुना कर देंगे, 20 गुना 11। एक व्यक्ति को 20, तो 11 व्यक्ति को 20, 11 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 और 0 उतर जाएगा,
तो ये हो गया 220 मीटर क्यूब। तो टोटल 11 व्यक्ति के लिए जो टोटल हवा चाहिए, सारा हवा को मिला देंगे, एक व्यक्ति को 20 मीटर क्यूब, 11 व्यक्ति को सारा टोटल हवा कितना चाहिए, 220 मीटर क्यूब। अब बताओ, हवा टेंट के अंदर में रहेगा ना, टेंट के अंदर हवा की, कहाँ की हवा की बात हो रही है, टेंट के अंदर की हवा की बात हो रही है। तो हवा ऊपर होगा कि नीचे होगा, हवा कहाँ होगा, तो हवा ऊपर होगा, ऊपर होगा हवा। हवा तो पूरा फैला हुआ होगा ना, नीचे भी ऊपर भी, हवा तो पूरा रहता है ना। तुम रूम के अंदर बैठे हुए हो तो नीचे हवा नहीं है, खाली ऊपर हवा है, पूरा हवा है ना, फैला हुआ। तो हवा पूरा फैला हुआ, यानी कि इसके अंदर पूरा हवा भरा हुआ है। हवा क्या है, पूरा भरा हुआ है। और किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ भरा रहेगा तो क्या होता है, आयतन होता है। किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भरा हुआ है तो क्या है, मतलब आयतन। तो इसका मतलब है ये 220, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, ये 44 क्या दिया हुआ है, ये 44 क्या है, आधार का क्षेत्रफल, और ये 220 क्या है, आयतन दिया हुआ है, टेंट का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो सवाल को बताते हैं, ये ठीक से समझ में आ गया तो आगे देखना, ये समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा फिर से अच्छे से समझ लेना, तब ये वाला सवाल 10 नंबर समझ में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और आगे आने का चांसेस है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है, टेढ़ा है, इसमें सीधा सीधा चीज़ें नहीं दी हुई है, इसलिए इसको खूब समझ के अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो आगे देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 10 नंबर में सवाल बनाना शुरू करेंगे हम लोग। लिखेंगे टेंट का या तंबू का, हिंदी में तंबू बोलते हैं, तंबू का आधार का क्षेत्रफल बराबर, तंबू का आधार का क्षेत्रफल बराबर बेस एरिया ऑफ द टेंट, बेस एरिया ऑफ द टेंट। तो कैसे निकालेंगे, 4 मीटर स्क्वायर, एक व्यक्ति को जगह की ज़रूरत पड़ रही है, टोटल कितना व्यक्ति है, 11, तो 4 से 11 में गुना करेंगे, 4 गुना 11 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखने में असुविधा हो रहा होगा, लाइट पड़ रहा होगा, तो देख लेना 4 गुने 11 मीटर स्क्वायर हमने लिखा है। इधर लिखे हुए हैं तंबू का आधार का क्षेत्रफल, ये सेंटेंस लिखा है, तो जिधर हम लिखे हुए हैं तंबू का आधार का क्षेत्रफल, उसके नीचे हम आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे। शंकु के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको गुना कर देंगे, 11 चौक 45, 11 चौक 45 होता है 44, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर। इसको लिख देंगे 1 नंबर इक्वेशन, नंबर 1। ठीक है, फिर हम लिखेंगे तंबू के अंदर हवा का आयतन, नहीं तो लिखेंगे तंबू का आयतन बराबर, तंबू का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तंबू का आयतन कैसे निकालेंगे हम बताएं, एक व्यक्ति को 20 घन मीटर हवा की ज़रूरत पड़ रही है और टोटल कितना व्यक्ति है, 11, तो 20 को 11 से गुना कर देंगे तो आयतन निकल आएगा, और आयतन किस में आएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, फिर इधर तंबू का आयतन जिधर लिखे हैं इधर हम फार्मूला बैठाएंगे, किसका फार्मूला बैठाएंगे, आयतन का, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, इसका गुना कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो इसको, 20 गुने 11, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, गुना नहीं कर रहे हैं, 1/3 गुना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हम एक साथ बैठाएंगे, पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे देखो, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 44 है ना, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 44। तो हम पाई आर स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट 44 बैठा दें, बैठा दे, हाँ बोल रहे तो ठीक, बैठा देते हैं, बाद में बोलेगा नहीं हम नहीं बोले हैं। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे 44 बैठा दिए। एच ऊंचाई, हमें यही तो पता करना है, ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो एच को एच रहने दो, 20 गुने 11। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एच को इधर छोड़ दो, एच को रहने दो अकेले इधर, रोएगा नहीं तो, डर नहीं लगेगा तो, अकेले इधर रह रहा है, बाकी सब इसको छोड़ के उधर चल जाएगा। ठीक, 20 गुने 11, 1/3 इधर गुना में है, इधर हो जाएगा तो ये 3 नीचे चला जाएगा, 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 3/1, उल्टा आ जाएगा, उलट जाएगा, 1/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 3/1,
44 देखो गुना में है तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा, नीचे लिखेंगे हम लोग 44 को नीचे लिखेंगे भागा में, 44 गुना में है तो नीचे भागा में आ जाएगा और 1/3 को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 3/1। ठीक है, अब 11 से काट सकते हैं, 11 4 बार में 44, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 4 5 20। तो इस तरह से हमारा h इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 5 15 मीटर। तो नीचे लिख दोगे हेंस हाइट इक्वल टू, इसलिए ऊंचाई बराबर या तंबू की ऊंचाई बराबर 15 मीटर, तंबू की ऊंचाई बराबर 15 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये सवाल समझ में आया? अगर ये सवाल समझ में आ गया 10 नंबर तो नीचे लिखो कि यस सर 10 नंबर समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला सवाल थोड़ा टेढ़ा था। अगर दिक्कत रहा होगा तो दोबारा एक बार देखना, और फिर भी 2-3 बार देखने के बाद भी अगर ठीक से समझ में ना आए तो हम मेरे को बोलना, कमेंट करना कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको दोबारा दूसरे तरीक़ा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। पर समझना है, समझ के बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया तो आगे चलो 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखते हैं। शोला द्वारा, शोला क्या होता है? थर्मोकॉल। एक शंकु आकार की टोपी बनाए हैं। टोपी वो वाला बर्थडे वाला टोपी देखे हो ना, कैसा होता है वो? शंकु जैसा होता है, कोन जैसा होता है। आधार का व्यास दिया हुआ है हमको, डायामीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया है, हमें क्या चाहिए? अर्ध व्यास चाहिए। दिया क्या है? व्यास। टोपी के ऊपरी भाग को मतलब सिर्फ ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा ब्लू वाला है ना, जो त्रिभुजाकार है, सिर्फ ऊपर वाला। तो सिर्फ ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्वतल, यानी कि कर्व्ड सरफेस, है ना, पार्श्वतल या वक्रतल। तो इसका सिर्फ ऊपर वाला का हमको क्षेत्रफल पता करना है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया। नीचे वाला लाल वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो टोपी का ऊपरी भाग को, सिर्फ ऊपरी भाग को रंगीन कागज द्वारा, यानी कि कलरफुल पेपर से इसको क्या करेंगे? ढकेंगे, चिपकाएंगे। प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 पैसा की खर्चा आ रहा है। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 10 पैसा है, और टोटल खर्चा दिया हुआ है 57.75 रुपीज़, 57.75 रुपया। ये टोटल खर्चा है। टोपी की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है, हाइट और स्लैंट हाइट हमसे पूछ रहा है। ये सवाल है लगभग, तो हमको सिर्फ ऊपर वाला चीज़ पता करना है। अब गौर से समझो कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है? 10 पैसा, और टोटल खर्चा कितना है? 57.75। तो टोटल खर्चे को, यानी कि 57.75 को 10 से भागा कर देंगे तो ऊपर का पार्श्वतल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा हमें। नहीं समझ में आया? देखो कैसे। मैं दिया क्या है 11 में? डायामीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो d इक्वल टू कितना है? 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। और जो है इसका रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ होता है। तो r इक्वल टू हो जाएगा डायामीटर का हाफ, यानी कि 21/2। हाफ कैसे लिखते हैं मैथ में? बटा 2 लगा करके, है ना। तो रेडियस यानी कि अर्धव्यास जो है, व्यास का आधा 21/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद खाली ऊपर वाला रंग करना है। तो लिखोगे टोपी का पार्श्वतल का क्षेत्रफल, टोपी है ना, टोपी का पार्श्वतल का क्षेत्रफल बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप। ठीक है, कैप दिया है या क्या वर्ड यूज किया है वही यूज करना जो सवाल में है। इसको कितना दिया हुआ है हमको? 57.75। इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो निकल आएगा। ठीक ना, 57.75 को 10 से भागा कर देंगे तो हमारा जो है पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकल आएगा। टोटल खर्चा को हम 10 से भागा करेंगे। 10 क्या है? 10 पैसा दिया हुआ है वो, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी इधर पार्श्वतल का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया इधर लिखना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr/l। इसका पॉइंट हटाएंगे 57.75/10। पॉइंट कैसे हटाएंगे? नीचे 10 के बगल में गुना का साइन देंगे। पॉइंट के लिए हम लिखेंगे 1, और पॉइंट के बाद इधर 2 नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम 2 0 बैठाएंगे। ठीक है, 100 लिख देंगे नीचे।
फिर देखो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हमको दिया है 21/2, एल हमको नहीं पता तो एल को छोड़ दो। ये 5 से कट सकता है क्या, 5775 5 से कट सकता है। इसको यहाँ पे चाहो तो 5 से काट दो, नहीं तो आगे भी हम काट सकते हैं इसको। 5 दूना 10 काट रहे हैं यहाँ पे 5 से, फिर 5 एक कम, फिर 5 एक कम 2, 5 25, 2 5 25, तो ये आ गया 1155, नीचे आ जाएगा 2 गुना 100। ठीक है, बस हम खाली 5 से काट के छोड़ दिए इसको। ठीक है, अभी इधर देखो एल को इधर फिर से वापस अकेले छोड़ देंगे, बहादुर आदमी है नहीं डरेगा, ये अकेले रह जाएगा। और 1155 इधर हम लिख दिए, जो लिखे थे इधर वो उतार दे रहे हैं, 2 गुना 100। अभी देखो 22/7 इधर है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, हो जाएगा 7/22। ठीक है, फिर 21/2 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/21, ये भी पलट गया, सब पलट गया। सब धोखेबाज है, उधर जाके पलट जाता है, जैसे उधर जाता है पलट जाता है, सब धोखेबाज है ना। अभी देखो ये लोग धोखेबाज है तो लोग को काट देंगे, ये लोग धोखेबाज है तो क्या कर देंगे, पलट जा रहा है सब, ये लोग को काट देना है। देखो 7 से 21 कटेगा, 7 तिया 21, काट दिए एक धोखेबाज को। फिर 3 से हम काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 3 से हम काट सकते हैं 1155 को, कितना बार में कटेगा देखो, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 3 का 9, भागा दे करके देख सकते हो कि 3 से 1155 कट रहा है कि नहीं। 3 3 का 9, 2, हाँ 3 से कट जा रहा है। 3 3 जा 9, 2 3 8 24, 1 3 5 15, 385 बार में 3 से कट जाएगा। भागा करके आप लोग देख सकते हो, 3 से 1155 को 385 बार में कटेगा। पता है तुम लोग भागा करके तो देखेगा नहीं, बोलेगा सर आप बोल दिए हम उतार ले रहे हैं, बस हो गया। फिर देखो 22 और 385, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, और ये कट जाएगा 11 तिया 33, और 11 पचे 55, 35 बार में। ठीक है, 35 बार में कट गया। और 35/2 बचा है, नीचे 100 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है 100। तो एक चीज़ यहाँ पे करना रह गया, ठीक ना, ये ऊपर वाला जो है 57.75 ये रुपया है, ये क्या है रुपया, और नीचे 10 जो था ये हमने लिखा है ये पैसा है, नीचे का 10 क्या है पैसा है। तो हमें रुपया को क्या बनाना पड़ेगा पैसा, ऊपर 57.75 ये रुपया है ना, इसको पैसा बनाना होगा। और रुपया को पैसा बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, रुपया को पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना। तो यहाँ पे गुना 100 लिखेंगे ऊपर में, और बटा को बड़ा कर देंगे, 57.75 के बगल में 100 लिखेंगे, तो यहाँ भी 100 लिखेंगे, 57 के बगल में हर जगह पे 100 लिखेंगे, ठीक ना। और फिर क्या होगा 100 चाहे तो हम यहाँ ये इसी जगह पे काट देंगे, तो 100 को आगे उतारना नहीं पड़ेगा, तो यहीं पे काट दो, 100 से 100 कट गया, तो नीचे 100 को और लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जहाँ जहाँ 100 लिखे हो उसको हटा दो। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 100 तो बचा नहीं, तो लास्ट में क्या बच गया 100 से ऊपर कट गए, तो यहाँ पे बचा ऊपर में 35, यहाँ बचा 2, ठीक ना। तो L इक्वल टू हमारा आ गया 35/2, इसको दशमलव में बदल देंगे, 2 से भागा करेंगे, 2 से 35 को भागा करके दशमलव में बदलेंगे। कैसे, 2 से भागा करेंगे किसको 35 को, तो पहले एक बार में 2 एक कम 2, 3 में 2 गया 1, ऊपर से उतरा 5, तो 15, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 में 14 चला जाएगा तो 1 बचेगा, अब भागा नहीं जाएगा, 1 बच गया, तो हम क्या करेंगे पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे पॉइंट बैठाए हैं तो अब हम क्या ले सकते हैं 5 नहीं 0, पॉइंट बैठाएं तो 0 लेंगे, तो हो जाएगा 2 पचे 10, तो ये हमारा कट गया। तो 2 से हमने 35 को भागा दिया तो कितना आया 17.5, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए L बराबर
17.5, ये हमारा आएगा सेंटीमीटर। तो हमसे पहला सवाल इसमें यही पूछा गया था कि स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो नीचे लिख दोगे हैंस स्लैंट हाइट इक्वल टू 17.5, इसलिए तिर्यक ऊंचाई बराबर, नीचे लिख दोगे इसलिए तिर्यक ऊंचाई बराबर 17.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछा है हाइट। देखो हाइट कैसे निकालेंगे, देखो हाइट हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, h इक्वल टू क्या होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमारा L कितना है, L आया है 17.5 है ना, और ये ऊपर वाला भी तो L ही है 35/2, तो हम ये ऊपर वाला लिख रहे हैं, ठीक है 35/2 को लिख रहे हैं, बटा वाला, हम पॉइंट वाला नहीं लिख रहे हैं, आंसर में पॉइंट है तो ये भी तो L है 35/2, हम इसको लिख सकते हैं। तो L के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 35/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस R कितना है, R देखो है 21/2, तो R के जगह पे लिख दो 21/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दो तरीका है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक या तो आप 35 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, फिर 21 का स्क्वायर करो, फिर 2 का स्क्वायर, फिर दोनों को घटाओ, ऐसा कर सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। पहला वाला को हम लोग a पढ़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी लिखा हुआ है 35/2, इसको पढ़ो a स्क्वायर माइनस, और 21/2 को b पढ़ो, ठीक ना, क्या बोले 35/2 को a पढ़ो और 21/2 को b पढ़ो, तो फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। एक बार प्लस में लिखेंगे दोनों को और एक बार माइनस में, तो हम सिंपली यहाँ यही करने वाले हैं, एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में। कैसे, 35/2 प्लस 21/2, दोनों को प्लस में लिख दिए, 35/2 प्लस 21/2, और एक बार माइनस में लिखेंगे 35/2 माइनस 21/2, ब्रैकेट देके, एक बार दोनों को प्लस में एक बार दोनों को माइनस में, रूट हटेगा नहीं, रूट रहेगा, अभी रूट मत हटाना, रूट रह जाएगा। अभी दोनों के नीचे 2 है तो लॉसअप 2 ही आएगा, और ऊपर वाला को लिख देंगे 35 प्लस 21, यहाँ भी लॉसअप 2 ही रहने वाला है, ठीक ना, दोनों का 2 है, तो ऊपर वाला जस्ट लिख देंगे 35 माइनस 21, वो कुछ बदलने वाला है नहीं, गुना भागा वो करके फ़ायदा नहीं है, वो दोनों का 2 है, सेम है तो सेम आने वाला है, रूट ओवर, फिर अब जोड़ देंगे 35 और 21 को जोड़ोगे कितना आएगा, 5 1 6 और 3 2 5, 56/2, ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा। फिर 35 में 21 घटाएंगे तो 5 में 1 गया 4, 3 में 2 गया 1, 14, नीचे 2, रूट ओवर 2 से 56 को काट दो, 28 बार में कटेगा, नीचे ऊपर काट देंगे, 2 से 14 को कट कर दो तो 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा 28 गुने 7, 28 गुने 7। अब 28 और 7 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करते हैं 28 × 7, 7 8 56, हाथ में 5, 7 दूना 14 और 5 19, 196, तो ये आ गया रूट ओवर 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है, याद है आपको, 196 होता है 14 का, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से h हमारा निकल गया, h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो लास्ट में नीचे लिख दोगे, ये हमारा क्या था, टोपी था, तो टोपी की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर। आंसर ऐसे नीचे लास्ट में लिख देना, हैंस हाइट ऑफ द कैप इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सवाल भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर सवाल में देखो लिखा हुआ है
गेहूं को एक लंबवृत्ताकार शंकु के आकार में ढेर किया हुआ है। गेहूं को जब जमीन पे ऐसे ढेर करेंगे ना, जमा करेंगे, तो गेहूं का जो ढेर है वो शंकु जैसा दिखेगा, कोन जैसा शेप में हो जाएगा। ठीक है, जिसके आधार का व्यास, अगर आपके बुक में अर्धव्यास लिखा हुआ है तो गलत है, व्यास होगा। डायामीटर हमको 9 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 3.5 मीटर दिया हुआ है। हाइट पता है हमको और डायामीटर पता है। क्या बोल रहा है, उस गेहूं का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, गेहूं का आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। फिर आगे बोलता है गेहूं की उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितना वर्ग मीटर प्लास्टिक का चादर लगेगा। ठीक है, तो पहला हम आयतन निकाल देते हैं बारी बारी से, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं करेंगे। और नीचे हमको पाई का वैल्यू दिया हुआ है, देखो शर्त है, पाई का वैल्यू दिया है 3.14। तो पाई के जगह पे हम 22/7 नहीं लिखेंगे, पाई के जगह पे हम 3.14 लिखेंगे। सवाल में जो शर्त है वो मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे आयतन निकालते हैं फिर बात करते हैं। तो हमको देखो डायामीटर, व्यास दिया हुआ है 9 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर इक्वल टू 9, तो रेडियस आधा हो जाएगा, 9 का आधा यानी कि 9/2 मीटर है ना, रेडियस आधा हो जाएगा उसका। अब जो है आगे हम लोग लिखेंगे गेहूं का आयतन बराबर, तो लाइन लिखोगे, सेंटेंस लिखो, गेहूं का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ द व्हीट, गेहूं को व्हीट बोलते हैं, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इक्वल टू 1/3 पाई का मान हमको दिया है 3.14, बुक में देखो, तो हम पाई के मान के जगह पे लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान आएगा 9/2, तो हम इसी को लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा, 9/2 गुने 9/2। एच हाइट हमको दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो इसी को हम लिखेंगे 3.5। और देखो ध्यान से यहाँ पे 3.14 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0। और यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ भी 10 आएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 0, तो पॉइंट हटा दिए इसका। अब काटेंगे हम, 3 से काटेंगे, किसको काटेंगे, 9 को, तो ये 3 3 9, 3 बार में कट गया। अब क्या करोगे, 2 से जैसे काट रहे हैं बिल्कुल वैसे ही काटना, तो सवाल इजीली बनेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा गुना वगैरह करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 314 को, कितना बार में, 2 1 कम, फिर 1, 2 5 10, 1 2 7 14, 157 टाइम में, 2 से 157 टाइम में कट जाएगा। नीचे हमारे पास एक और 2 बच जा रहा है, नहीं तो अदरवाइज हमारा सवाल जो है वो इजीली बन जाता। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नीचे 1 2 बच गया, ऊपर में गुना कर देंगे, जितनी चीज़ें बची हुई है उन सबको गुना कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है 157, 3, 9 और 35, तो इन सब का गुना कर देते हैं। 3 से 27, 9 में गुना करेंगे, 3 से 9 में गुना करेंगे, 3 और 9 का, तो 3 और 9 का गुना कितना आ जाएगा, 27। फिर 27 का हम लोग गुना कर देते हैं 157 में, तो 3 नंबर 27, 157 में गुना करेंगे 27 से, कितना आएगा, 7 7 49, 4 7 5 35, 4 39, 3 7 1 कम 7 3 10। फिर 2 से करेंगे, 2 7 14, हाथ में 1, 2 5 10 11, हाथ में 1, 2 1 कम 2 1 3, जोड़ देंगे 9 9 4 13, हाथ में 1 1 1 2 3 1 4, तो 4 2 3 9 आया। उसके बाद 35 बचा हुआ है, तो इसका भी गुना करना पड़ेगा हमें 35 से, तो 35 से इंटू करेंगे 4239 को, कितना आएगा, 5 9 45, हाथ में 4, 5 3 15, 4 19, 1 5 9 10 11, हाथ में 1, 5 4 20 और 1 21। फिर गुना का साइन 3 से करेंगे, अब 3 9 27, 3 9 27, 7 हाथ में 2,
3 त्रिका 9, 2 11, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 7 और 3 चौके 12। फिर जोड़ देंगे इसको 5, 9 7 16, हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 7 1 8, 2 2 4 1। तो हमारा कितना आ गया 1 4 8 3 6 5। और नीचे क्या है हमारा 2 बचा हुआ है और इधर है 100। तो 100 से 2 को गुना करेंगे 200, ठीक है 200, और इधर 10 बचा हुआ है तो 200 को 10 से गुना करेंगे तो 1 0 200, 200 को 10 से गुना करेंगे तो 1 0 और बैठा देंगे तो हो जाएगा 2000। कितना हो गया 2000 हो गया, ठीक है। अब जो है हमारे पास 2000 है और ऊपर में है 1 4 8 3 6 5। तो क्या करो 2 से भागा करो, सिर्फ 2 से, ठीक है सिर्फ 2 से भागा कर देंगे। ऊपर वाला में 1 4 8 3 6 5 आया है ना, इसको 2 से भागा करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 2 से 1 4 8 3 6 5, 2 से भागा करते हैं तो आएगा 2 7 14, कट गया। फिर ऊपर से उतरेगा 8, 2 चौके 8, कट गया। फिर उतरेगा 3, 2 1 कम 2, 3 में 2 गया 1। फिर उतरेगा 6, तो 2 8 16, कट गया। फिर उतरेगा 5, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1। अब पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे बैठा दिए पॉइंट, तो अब 0 बैठा सकते हैं। 2 5 10, तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देंगे हम, आ गया हमारा 74182, 74182, 74182.5, ठीक है। और जो है अब क्या करना, ये इसको मत लिखना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। भागा दे करके 2 से भागा किए हम तो 74182.5 आया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 से हम भागा किए हैं तो 3 गो 0 बचा हुआ है। 2 से भागा किए हैं, 3 0 क्या है बचा हुआ है। तो इस पॉइंट को 3 नंबर आगे खिसका देना, ये पॉइंट को 3 नंबर आगे खिसका देना। तो ये पॉइंट 3 नंबर छोड़ के यहाँ आ जाएगा 1 के बाद, ठीक है 3 नंबर के बाद आगे आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 74182.5। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ था। जब हमने 2 से भागा किया था 14 83 65 को 2 से भागा किए तो 2 के बाद पॉइंट था, तो इसको 3 0 आगे ले आएंगे। यहाँ पे 3 गो 0 है तो 3 नंबर के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, इस जगह पे, और ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक ना, पॉइंट 3 0 आगे आ गया। तो ये आ जाएगा 74.1825। आंसर में मेरे ख्याल से पॉइंट के बाद 2 ही नंबर तक है, तो आंसर में लिख दोगे 74.18। और ये आयतन है, ये क्या है आयतन, तो इसमें ये लिखा जाएगा मीटर क्यूब। ये गेहूं का आयतन आ गया। अब इसमें एक सवाल और है, इसको उतार लो, फिर मिटा करके हम लोग दूसरा आगे बताते हैं। 12 नंबर सवाल में देखो आगे लिखा हुआ है, गेहूं की उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी, यानी कि ऊपर से उसको कवर करना है प्लास्टिक से, ठीक है। तो गेहूं को जब हम ढकेंगे तो देखो कैसे ढकेंगे, गेहूं को ढकेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा को ढकेंगे। कहाँ ढकेंगे, ये ऊपर वाला रेड वाला हिस्सा, यानी कि सिर्फ ऊपर से ढकना है। गेहूं को नीचे से कौन ढकता है, सिर्फ ऊपर से ढकेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला ये वाला त्रिभुजाकार जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र तल का क्षेत्रफल। ये सबको सिर्फ हमको ये पता रहेगा तो काम हो जाएगा, ये पता करना है। तो वक्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हमको एल नहीं पता है, एल यानी कि स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमको ये पता करना होगा, तब कितना बड़ा प्लास्टिक लगेगा ये बता पाएंगे। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू निकालेंगे पहले हम, एल इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर
आर कितना है, आर 9/2 है। देखो हम लोग निकाले थे 9/2 स्क्वायर प्लस एच कितना है 3.5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35/10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 35/10 हो जाएगा ना, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर और उसके बाद एक ज़ीरो। इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे √। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का आई थिंक सो 1225 होता है। 35 का स्क्वायर नहीं पता है तो यहाँ पे गुना कर लो, 35 गुना 35, 35 गुना 35, 5 25 का 5, हाथ में 2, 5 दिया 15, 2 17, हाथ में 3 से गुना करेंगे, 3 5 15, हाथ में 1, 3 3 का 9, 1 10, कितना आया 5 7 5 12, हाथ में 1 1 1 2 1, 1225। ठीक है, तो 1225 नीचे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 √। फिर लॉसा पर लेंगे, 4 और 100 का लॉसा पर 100 आएगा, 4 और 100 का लॉसा पर 100। ठीक है, 4 से नीचे वाला से क्या करते हैं भागा और ऊपर वाला से गुना, नीचे भागा करेंगे जितना आएगा ऊपर से गुना। 4 से 100 को भागा करेंगे 25 आएगा, 4 का पहाड़ा में 100 कितना बार में 25 बार में, 25 से गुना होगा किस में 81 में, 25 से 81 में गुना करेंगे। ये 12 नंबर सवाल है, आखिरी सवाल है, तो इसमें कैलकुलेशन जम के होने ही वाला है, कुछ किया नहीं जा सकता है, बड़ा इसमें गुना होगा। तो 4 से 100 को भागा किए 25, 25 से 81 में हम गुना करेंगे, तो 81 में गुना करना है 25 से। ठीक है, 5 1 कम 5, 5 8 40, फिर 2 1 कम 2, 2 8 16, 5 2 6 4 10, हाथ में 1 1 1 2, 2025 2025 प्लस 100 से 100 कट जाएगा तो ये उतर जाएगा 1225। इसका करेंगे √। दोनों को जोड़ेंगे 2025, ये तो साल आ गया 2025 और 1225, ये लब बीत चुका है, 1225 साल बीत गया है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 25 50 और 2000 और 1200 हो जाएगा 3200, तो ये हो जाएगा 3250 और नीचे आ जाएंगे 100, नीचे आ गया 100, तो √। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 0 से 0, फिर 5 से हम काटेंगे, तो 5 से काटेंगे 325 को कितना बार में 5 6 30 2, 5 6 30 2, 5 25, नीचे आ गया 2, 65/2, तो ये आ गया हमारा 65/2 √। 65/2 √। अगर इसको, हाँ ठीक है, अब एक काम करो, 65/2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे। 65/2 को ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, ठीक है, ताकि ये नीचे वाला 4 आ जाए और 4 का हम रूट निकाल सकें। नीचे 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 आएगा और 4 का रूट निकाल पाएंगे हम। 2 का रूट नहीं होता, 2 का रूट कितना होता है, 2 का रूट नहीं होता है, 4 का रूट होता है, 4 का रूट होता है 2। ठीक है, तो इसलिए हम नीचे 4 बनाएंगे, तो नीचे 2 गुना करेंगे और 2 से ऊपर में भी गुना करेंगे। तो 65/2 यहाँ नीचे नहीं लिख रहा हूँ मैं, दोबारा यहाँ से लिख रहा हूँ, √। 65/2 इसको हम ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। तो ऊपर गुना करेंगे 65 को तो आ जाएगा 130 और नीचे आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अभी सवाल में देखो 130 का रूट कितना होगा दिया हुआ है, हमने यहाँ लिखा है 11.4। ठीक है, सवाल में दिया है, तो 130 की जगह पे लिखेंगे 11.4 और 4 किसका रूट होता है 2 का, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो रूट हट गया। अब हमारा जो है L पता चल गया, L आ जाएगा 11.4/2, या इसको चाहे तो पॉइंट हटा के सॉल्व भी कर सकते हैं।
पर ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं रहने दो। और आगे चलो हम लोग सवाल बनाते हैं। हमको चादर खरीदना है, ठीक ना, मार्केट भी तो जाना है, इतना समय नहीं है। तो चलो मार्केट चलते हैं फटाफट, कितना बड़ा चादर लगेगा ये पता करके आते हैं। देखो एक डाउट रह जाएगा कि यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुना क्यों किए, 2/2 से क्यों गुना किए, ऊपर भी 2 से गुना किए, नीचे भी 2 से गुना किए, क्यों? इसलिए गुना किए क्योंकि 65/2 हमारा आया था काट के, और 65 किसका होता है रूट, 65 किसी का रूट नहीं होता है, और नीचे 2 भी किसी का रूट नहीं होता है। तो 65/2 का हमको आंसर नहीं पता था, इसका रूट नहीं निकलता इसीलिए। लेकिन सवाल में हमको 130 का रूट दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमको 130 का दिया हुआ है। तो ऊपर नीचे जब 2 से गुना करेंगे ना, तो 65 को 2 से गुना करेंगे तो 130 आ जाएगा, इसका रूट पता है, बुक में दिया हुआ है। और नीचे भी 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का हमको पता है कि 2 होता है। तो ये सॉल्व हो जाए इसलिए हमने इसको 2/2 से गुना किया, ठीक है। तो अब हमें कितना बड़ा चादर लगेगा ये निकालना है, यानी कि हमें वक्रतल का क्षेत्रफल चाहिए, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाला। तो लिखेंगे चादर का क्षेत्रफल बराबर, उसके पहले हमने L निकाला था, तो L इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे हैं 11.4/2, यही ना आया L हमारा निकल के। तो अब लिखेंगे हम चादर का क्षेत्रफल या चद्दर का क्षेत्रफल बराबर, चद्दर का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ द शीट। एरिया ऑफ द शीट लिखने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला बैठाएंगे πRL, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर का ढकेंगे, ठीक ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठेगा, वक्रतल का क्षेत्रफल ऊपर से ढकना है खाली। तो चादर का क्षेत्रफल हो गया πRL, और इस यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे। पाई का फिर से हम जो है वैल्यू 22/7 नहीं बैठाएंगे, पाई का वैल्यू हम 3.14 बैठाएंगे जो बुक में दिया है। तो ये हो गया 3.14 इंटू आर, आर का मान कितना दिया हुआ है 9/2 गुना एल, एल हमारा अभी निकल के आया है 11.4/2, ठीक है। अब इन सब का पॉइंट हटा देते हैं, अगला लाइन में हटाते हैं, बिना पॉइंट का लिखेंगे 314, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है तो नीचे 100 लिखाएगा, गुना 9/2 गुना, यहाँ भी पॉइंट है 11.4 है, तो यहाँ 2 के बगल में गुना 10 लिखेंगे, 2 के बगल में गुना 10, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर है 10। अब इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा 314, कितना बार में 2 1 कम 1, 2 5 10, 2 7 14, 157 टाइम में 157 बार में कट जाएगा, 2 से 3 से 14, 2 1 कम 2 5 10, 2 7 14। फिर यहाँ से 2 से काट देते हैं 114 को, 2 5 10, हाथ में 1, 2 7 14, 57 टाइम में। अब किसी को नहीं काटते हैं, अब जस्ट इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 157 को 57 से गुना करना होगा, फिर उसके बाद उसको 9 से गुना करना होगा। तो कोई भी किसी को गुना कर दो, हम पहले 9 से कर रहे हैं 57 को, 9 से 57 को पहले इंटू कर दे रहे हैं, करते हैं चलो। 57 इंटू 9, 9 7 63, 9 7 जा 63, हाथ में 6, 9 5 45, 6 51, 513। फिर इसको गुना करेंगे 157 से, 157 से करते हैं 157, 7 तिया 21, हाथ में 2, 7 1 कम 2 9, 7 5 35, 5 से करेंगे 5 तिया 15, हाथ में 1, 5 तिया 15, हाथ में 1, 5 1 कम 5 1 6, 5 25, फिर 1 से करेंगे तो 3 1 5, गुना कर दिए। आप लोग अपने तरीक़ा से गुना कर सकते हो, कैसे भी करोगे, बस गुना सही होना चाहिए। 1 9 5 14, हाथ में 1, 9 5 6 11, 11 3 14 और 1 15, हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9, 1 10, हाथ में 1, 5 2 7 1 8। तो ये आ गया हमारा 80 541, 80 541, 80 आया है 80541। नीचे देखो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1 0 है, तो टोटल नीचे 3 0 है, तो 1000 हो जाएंगे। यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10, तो गुना करेंगे 100 का 10 में तो 1000 हो जाएगा।
अब देखो ऊपर वाला लिखो 80 541 और नीचे 3 जीरो है, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा 80.541। मेरे ख्याल से आंसर में 80.54 तक ही दिया है, तो एक भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में आंसर है। तो ये हमारा क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा चादर का क्षेत्रफल। तो नीचे लिख दोगे कितना बड़ा चादर लगेगा, तो नीचे लिख दोगे 80.541 मीटर स्क्वायर चादर लगेगा, ठीक ना। यह हो गया हमारा आंसर। तो 12 तक सवाल ख़त्म हो गया। अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दोगे, और जो है कहीं प्रॉब्लम हुई है, कोई समस्या है तो नीचे कमेंट कर दोगे, और आगे जुड़े रहोगे, क्योंकि आगे हम लोग जो है करने वाले हैं इसका 13 नंबर का MCQs वगैरह सारा इस चैप्टर का हम लोग सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, मैथ बढ़िया से प्रैक्टिस करो और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ठीक है।